जय हिंद। आज हम प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सभी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज को फटाफट से रिवाइज करेंगे। देखो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की बातचीत की गई है आर्टिकल 76 में। किस आर्टिकल में बात की गई है? आर्टिकल 76 में। किसको अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया अपॉइंट किया जा सकता है? कोई भी ऐसा इंसान जो कि सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए क्वालिफाइड है। कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का टर्म फिक्स नहीं होता है। रेम्यूनरेशन डिटरमाइन करते हैं प्रेसिडेंट, और इसके रिमूवल के ग्राउंड्स कहीं भी मेंशन नहीं है। फंक्शन क्या है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के? गवर्नमेंट को लीगल मैटर्स पे एडवाइस देना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट्स में रिप्रेजेंट करना, पार्लियामेंट में जितने भी प्रोसीडिंग्स होते हैं उनमें पार्टिसिपेट कर सकता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। दोनों हाउसेज में राइट टू स्पीक होता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को, लेकिन अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को वोटिंग राइट नहीं होता पार्लियामेंट के अंदर। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को जो भी प्रिविलेजेस मिलते हैं, जो भी इम्यूनिटीज़ मिलती हैं, वही अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को भी मिलते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज नॉट अ गवर्नमेंट सर्वेंट। इनफैक्ट अटॉर्नी जनरल प्राइवेट प्रैक्टिस से भी डिबार्ड नहीं होता, वो प्राइवेट प्रैक्टिस भी कर सकता है। अटॉर्नी जनरल के केस में पार्लियामेंट का कोई भी रोल नहीं है, बस एक छोटा सा रोल है कि पार्लियामेंट के प्रोसीडिंग्स में जाके पार्टिसिपेट कर सकता है, दोनों हाउसेज में जाके बोल सकता है। अदरवाइज अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के केस में पार्लियामेंट का कोई रोल नहीं है। दिमाग में बिठा लो, अगर कोई क्वेश्चन आ जाए और उसमें लिखा हो कि पार्लियामेंट फलाना काम करता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के लिए, सीधा सीधा गलत है। पार्लियामेंट का कोई रोल नहीं है। बेसिक तौर पर रिवीजन है प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छा, एक होता है सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। ये लोग होते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को असिस्ट करने के लिए, और इनके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन में इनका कोई भी मेंशन नहीं है। बेसिक चीज़, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की बातचीत आर्टिकल 76 में की गई है। किसको अपॉइंट किया जा सकता है? कोई भी ऐसा इंसान जो कि सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए क्वालिफाइड है। कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। इसका टर्म फिक्स नहीं है और इसके रिमूवल के ग्राउंड्स कहीं भी मेंशन नहीं है। बेहद इंपॉर्टेंट, ही इज़ नॉट अ गवर्नमेंट सर्वेंट। इनफैक्ट प्राइवेट प्रैक्टिस से भी डिवार्ड नहीं होता, प्राइवेट प्रैक्टिस भी कर सकता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन में इनका कहीं भी कोई भी मेंशन नहीं है। फिर इसके बाद बात आती है एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट के बारे में। एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट की बातचीत की गई है आर्टिकल 165 में। किसको अपॉइंट किया जा सकता है एज एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट? कोई भी ऐसा इंसान जो कि हाई कोर्ट का जज बनने के लिए क्वालिफाइड है। कौन अपॉइंट करता है? गवर्नर अपॉइंट करता है। एडवोकेट जनरल के केस में प्रेसिडेंट और स्टेट का कोई भी रोल नहीं होता है, दिमाग में बिठा लो। फिर बात आती है इलेक्शन कमीशन के बारे में। इलेक्शन कमीशन की बातचीत की गई है आर्टिकल 324 में। किस आर्टिकल में बात की गई है? आर्टिकल 324 में। एक होता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर और दो होते हैं इलेक्शन कमिश्नर्स। किस पार्ट में बात की गई है? पार्ट 15 में बात की गई है। ये जो इलेक्शन कमिश्नर और चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स हैं, इनका टर्म कितना होता है? 6/65, मतलब 6 ईयर्स और अप टू 65 ईयर्स ऑफ एज, विच एवर इज अर्लियर। प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट, कॉन्स्टिट्यूशन में इनकी क्वालिफिकेशन की कोई बात नहीं की गई, इनके टर्म की कोई बात नहीं की गई। इनफैक्ट दे आर नॉट डिबार्ड फ्रॉम फर्दर एम्प्लॉयमेंट। तो दो तीन चीज़ हैं, क्वालिफिकेशन की कोई बात नहीं की गई है कॉन्स्टिट्यूशन में, टर्म की कोई बातचीत नहीं की गई है कॉन्स्टिट्यूशन में, और दे आर नॉट डिबार्ड फ्रॉम फर्दर एम्प्लॉयमेंट। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट, और इलेक्शन कमिश्नर्स को भी अपॉइंट कौन करते हैं? प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। लेकिन प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से अपॉइंट नहीं करते हैं, एक कमेटी की रिकमेंडेशन के बेसिस पर अपॉइंट करते हैं। और ये कमेटी बड़ी इंपॉर्टेंट है बिकॉज अभी इसको चेंज किया गया है, खूब न्यूज़ में रही है। कमेटी में कौन कौन लोग हैं? एक होते हैं प्राइम मिनिस्टर, दूसरे होते हैं यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर, और तीसरे होते हैं लोकसभा के लीडर ऑफ अपोजिशन। ये जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, इसको रिमूव किया जा सकता है सेम एज सुप्रीम कोर्ट जज। जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव किया जाता है, वैसे ही चीफ इलेक्शन कमिश्नर को रिमूव किया जा सकता है। इलेक्शन कमिश्नर्स को प्रेसिडेंट रिमूव कर सकते हैं, लेकिन ओनली ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर। ये जितने भी मेंबर्स हैं इलेक्शन कमीशन के, इनको रीअपॉइंट किया जा सकता है। इनका काम है इलेक्शन करवाना, प्रेसिडेंट के लिए, वाइस प्रेसिडेंट के लिए, पार्लियामेंट के लिए और स्टेट लेजिस्लेचर्स के लिए इलेक्शन करवाना। रीजनल कमिश्नर्स होते हैं, अपन ने बहुत डिटेल में पढ़ा था इलेक्शन कमीशन के चैप्टर में इनके बारे में। ये जो रीजनल कमिश्नर्स होते हैं, इनको अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, लेकिन प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं इन कंसल्टेशन विद द इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन में जो भी डिसीजंस लिए जाते हैं वो मेजॉरिटी के थ्रू लिए जाते हैं। एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1988। इसके थ्रू वोटिंग की एज रिड्यूस की गई, 21 से कितनी कर दी गई? 18 कर दी गई। कौन सा अमेंडमेंट है? 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1988।
इलेक्शन कमीशन के केस में पार्लियामेंट सिर्फ चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रिमूवल को रिकमेंड करता है। भाई सेम एज सुप्रीम कोर्ट जज रिमूव किया जाता है तो वहां पे पार्लियामेंट का रोल आता है, वहां पार्लियामेंट काम करता है कि हाँ ये जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है इसको रिमूव किया जाए, इसके रिगार्डिंग रिकमेंडेशन देता है पार्लियामेंट। बाकी पार्लियामेंट का कोई काम नहीं है इलेक्शन कमीशन को लेके। ध्यान रखने वाली चीज है, ये जो इलेक्शन कमीशन है इसके जितने भी मेंबर्स हैं इनका टर्म होता है 6/65, 6 ईयर्स और अप टू 65 ईयर्स ऑफ एज विच एवर इज अर्लियर। प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्या है, क्वालिफिकेशन नहीं बताई गई है कॉन्स्टिट्यूशन में, टर्म नहीं बताया गया है और फर्दर एम्प्लॉयमेंट से डिबार्ड भी नहीं होते हैं ये लोग। कमेटी बड़ी इंपॉर्टेंट है जो कि इनके अपॉइंटमेंट को रिकमेंड करती है। कौन कौन लोग हैं इसमें, प्राइम मिनिस्टर हैं, दूसरा यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर हैं और तीसरा लीडर ऑफ अपोजिशन ऑफ लोकसभा है। जितने भी डिसीजंस लिए जाते हैं वो मेजॉरिटी के थ्रू लिए जाते हैं। एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1988 बड़ा इंपॉर्टेंट है। वोटिंग एज रिड्यूस की गई 21 से कितनी की गई, 18 की गई। पार्लियामेंट का कोई रोल नहीं है इलेक्शन कमीशन के केस में। फिर बात आती है यूपीएससी के बारे में। यूपीएससी की बातचीत की गई है पार्ट 14 में, आर्टिकल 315 से लेके 323 तक में बात की गई है। यूपीएससी में एक होता है चेयरमैन और मेंबर्स कितने होंगे वो प्रेसिडेंट के डिस्क्रिशन पे छोड़ दिया गया है। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में यूपीएससी में कितने मेंबर्स होंगे उसकी बातचीत नहीं की गई है, वो प्रेसिडेंट के डिस्क्रिशन पे छोड़ दिया गया है। ये जो भी मेंबर्स हैं इनका टर्म कितना है 6/65, 6 ईयर्स और अप टू 65 ईयर्स ऑफ एज। मतलब इलेक्शन कमीशन और यूपीएससी दोनों के लिए ही टर्म कितना है 6/65। कंपैरिजन देख सकते हो आप, बड़ा इंपॉर्टेंट। यूपीएससी का ये जो चेयरपर्सन है, मेंबर्स हैं, इनके क्वालिफिकेशन की कोई बातचीत नहीं की गई है कॉन्स्टिट्यूशन में। प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, क्वालिफिकेशन की कोई बातचीत नहीं की गई है। सिर्फ इतना लिखा गया है कि आधे मेंबर्स ऐसे होंगे जिन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या किसी स्टेट गवर्नमेंट के अंडर कम से कम 10 साल तक कोई ऑफिस होल्ड किया हो। बाकी कोई भी क्वालिफिकेशन की बातचीत नहीं की गई है कॉन्स्टिट्यूशन में। इनको सैलरी मिलती है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। रिमूव भी कौन करता है, प्रेसिडेंट ही रिमूव करते हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, इनको सेकंड टर्म के लिए दोबारा से रीअपॉइंट नहीं किया जा सकता, लेकिन जो यूपीएससी का चेयरमैन है वो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होल्ड कर सकता है। चेयरमैन रहने के बाद उसको गवर्नर बनाया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड टर्म नहीं मिलेगा। जो यूपीएससी का मेंबर है वो यूपीएससी का मेंबर दोबारा नहीं बनाया जा सकता। जो यूपीएससी का चेयरमैन है उसको यूपीएससी का चेयरमैन दोबारा नहीं बनाया जा सकता। तो चेयरमैन को कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट दी जा सकती है बाद में, जैसे गवर्नर बनाया जा सकता है। यूपीएससी के मेंबर को यूपीएससी का मेंबर नहीं बनाया जा सकता, लेकिन यूपीएससी का चेयरमैन बनाया जा सकता है। किसी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरमैन बनाया जा सकता है। अगर यूपीएससी की मदद चाहिए किसी स्टेट को तो गवर्नर रिक्वेस्ट करते हैं और यूपीएससी प्रेसिडेंट से पहले अप्रूवल लेती है, उसके बाद मदद करती है। यूपीएससी का रोल कंसल्टेटिव है, मतलब नॉट बाइंडिंग है, बाइंडिंग नहीं है इसकी जो भी रिकमेंडेशन है, कंसल्टेटिव रोल है। बड़ा इंपॉर्टेंट, बेहद इंपॉर्टेंट प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। प्रेसिडेंट जो है वो यूपीएससी के जुरिसडिक्शन से किसी भी पोस्ट को, किसी भी सर्विस को एक्सक्लूड कर सकते हैं। प्रेसिडेंट अगर ऐसा करेंगे तो इसको पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस के सामने रखना पड़ेगा एटलीस्ट फॉर 14 डेज। और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, अगर यूपीएससी को कोई एडिशनल फंक्शन देना है तो वो कौन दे सकता है, पार्लियामेंट दे सकता है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एडिशनल फंक्शन अगर यूपीएससी को देना है तो कौन दे सकता है, पार्लियामेंट दे सकता है। और यूपीएससी के कॉन्टेक्स्ट में पार्लियामेंट का सिर्फ यही एक रोल है। 2-3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक तो यूपीएससी के मेंबर्स के लिए क्वालिफिकेशन की कोई बातचीत नहीं की गई है कॉन्स्टिट्यूशन में। दूसरा, कितने मेंबर्स होंगे उसकी भी बातचीत नहीं की गई है, वो छोड़ दिया गया प्रेसिडेंट के डिस्क्रिशन पे। तीसरा, इनका जो रोल है वो कंसल्टेटिव है, नॉट बाइंडिंग रोल है। इनको सेकंड टर्म नहीं दिया जा सकता, लेकिन ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि चेयरमैन जो है उसको यूपीएससी का चेयरमैन नहीं बनाया जा सकता, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट दी जा सकती है, उसको गवर्नर बनाया जा सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बेहद इंपॉर्टेंट, अगर यूपीएससी को कोई एडिशनल फंक्शन देना है तो कौन दे सकता है, पार्लियामेंट दे सकता है। और अगर हटाना है किसी फंक्शन को तो कौन हटा सकता है, प्रेसिडेंट हटा सकते हैं। फिर बात आती है स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में। स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की भी बातचीत सेम उन्हीं आर्टिकल्स में की गई है जिनमें यूपीएससी की बातचीत की गई है, मतलब आर्टिकल 315 से लेके 323 तक। इसके जो भी मेंबर्स होते हैं उनका टर्म होता है 6/62, मतलब 6 ईयर्स और अप टू 62 ईयर्स ऑफ एज। तो डिफरेंस है, यूपीएससी के लिए टर्म है 6/65, एसपीएससी के लिए टर्म है 6/62। टोटल स्ट्रेंथ कितनी होगी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की, वो गवर्नर के डिस्क्रिशन पे छोड़ा गया है। अपॉइंट कौन करता है, गवर्नर अपॉइंट करते हैं। बेहद इंपॉर्टेंट, अपॉइंट तो गवर्नर करते हैं लेकिन रिमूव सिर्फ कर सकते हैं प्रेसिडेंट। रिमूव कौन कर सकते हैं, प्रेसिडेंट कर सकते हैं। अच्छा, इनको भी सेकंड टर्म नहीं मिलता है। जो भी चेयरपर्सन है स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का,
उसको दोबारा से स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरमैन नहीं बनाया जा सकता, लेकिन उसको यूपीएससी का चेयरमैन बनाया जा सकता है, उसको यूपीएससी का मेंबर बनाया जा सकता है, उसको किसी दूसरे स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरमैन बनाया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। और जो भी मेंबर्स हैं स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के, उनको स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का मेंबर नहीं बनाया जा सकता, लेकिन यूपीएससी का चेयरमैन बनाया जा सकता है, यूपीएससी का मेंबर बनाया जा सकता है, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरमैन बनाया जा सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और जब भी गवर्नर स्टेट के जुडिशियल सर्विसेज को लेके उनके अपॉइंटमेंट के रिगार्डिंग कोई भी रूल्स बनाएंगे, तो गवर्नर इस स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन को और हाई कोर्ट को कंसल्ट करते हैं, एक्सेप्ट डिस्ट्रिक्ट जज। डिस्ट्रिक्ट जज के केस में अगर कोई रूल्स बनाने उसके अपॉइंटमेंट को लेके, तो वहां कंसल्ट नहीं किया जाएगा। अदरवाइज स्टेट की जितनी भी जुडिशियल सर्विसेज हैं, उनके अपॉइंटमेंट को लेके अगर कोई रूल्स बना रहे हैं गवर्नर, तो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन और हाई कोर्ट दोनों को कंसल्ट करेंगे। प्रेसिडेंट का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, प्रेसिडेंट रिमूव करते हैं, प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। स्टेट लेजिस्लेचर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के जुरिस्डिक्शन को एक्सपेंड कर सकता है, बढ़ा सकता है। तो प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एक तो ये ध्यान रखना कि टर्म कितना है, 6/62 है। दूसरा, अपॉइंट तो गवर्नर कर रहे हैं, लेकिन रिमूव कौन करता है, प्रेसिडेंट रिमूव करता है। और तीसरा, इनका अगर जुरिस्डिक्शन एक्सपेंड करना है तो कौन कर सकता है, स्टेट लेजिस्लेचर कर सकता है। एक होता है जॉइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, और इस जॉइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के केस में ये याद रखना है कि ये स्टैट्यूटरी बॉडी है। कैसी बॉडी है, स्टैट्यूटरी बॉडी है। इसको पार्लियामेंट के एक्ट के थ्रू बनाया जाता है जब दोनों स्टेट की गवर्नमेंट्स रिक्वेस्ट करें। तो ये ध्यान रखना कि जॉइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, कैसी बॉडी है, स्टैट्यूटरी बॉडी है। फिर बात आती है फाइनेंस कमीशन के बारे में। फाइनेंस कमीशन की बातचीत की गई है किस आर्टिकल में, आर्टिकल 280 में। क्वाजी जुडिशियल बॉडी है, इसको बैलेंसिंग व्हील ऑफ द फिस्कल फेडरलिज्म बुलाया जाता है। बड़ा इंपॉर्टेंट, क्या बुलाया जाता है, बैलेंसिंग व्हील ऑफ द फिस्कल फेडरलिज्म। हर 5वें साल फाइनेंस कमीशन को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, कौन करते हैं, प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। इसमें एक चेयरपर्सन होता है और 4 मेंबर होते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में ये नहीं बताया गया कि ये जो चेयरपर्सन है, ये जो मेंबर्स हैं, इनकी क्वालिफिकेशन क्या होगी। सिंपली कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है कि पार्लियामेंट कानून बना के बता देगा कि किसको चेयरपर्सन बनाया जा सकता है और किसको मेंबर बनाया जा सकता है। और पार्लियामेंट ने बताया हुआ है चेयरपर्सन किसे बनाया जा सकता है, कोई भी ऐसा इंसान जिसको पब्लिक अफेयर्स में लंबा चौड़ा एक्सपीरियंस हो। और 4 मेंबर्स किसको बनाया जा सकता है, एक तो ऐसा इंसान जो कि हाईकोर्ट का जज हो या हाईकोर्ट का जज बनने के लिए क्वालिफाइड हो। दूसरा, ऐसा इंसान जिसको फाइनेंस की, जिसको गवर्नमेंट के अकाउंट्स की बहुत अच्छी खासी नॉलेज हो। तीसरा, ऐसा इंसान जिसको फाइनेंशियल मैटर्स में खूब लंबा चौड़ा एक्सपीरियंस हो। और चौथा, ऐसा इंसान जिसको इकोनॉमिक्स की बहुत अच्छी नॉलेज हो। अच्छा, ये जो चेयरपर्सन है, ये जो मेंबर्स हैं, इनका टर्म प्रेसिडेंट स्पेसिफाई करते हैं एंड दे आर एलिजिबल फॉर री अपॉइंटमेंट। फाइनेंस कमीशन का भी रोल एडवाइजरी है, बेहद इंपॉर्टेंट है, एडवाइजरी रोल है। और काम क्या है इसका, प्रेसिडेंट को रिकमेंडेशन देता है। रिगार्डिंग किस किस चीज़ पर रिकमेंडेशन देता है, ये जितना भी टैक्स है इसको सेंटर स्टेट और स्टेट स्टेट्स के बीच में कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से सेंटर के द्वारा स्टेट्स को कितना ग्रांट इन एड के तौर पर पैसा दिया जाना चाहिए। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट को कैसे और बेहतर किया जाए, उसको ऑगमेंट करने के लिए क्या स्टेप्स लेने चाहिए, उसके रिगार्डिंग रिकमेंडेशन। और अगर प्रेसिडेंट कोई अदर मैटर रेफर करे इसको, तो उस पर भी एडवाइस देने का काम किसका है, फाइनेंस कमीशन का है। फाइनेंस कमीशन रिपोर्ट देती है, किसको देती है, प्रेसिडेंट को देती है। प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से 2-3 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। एक तो इसका रोल क्या है, एडवाइजरी है। कैसा रोल है, एडवाइजरी है। दूसरा, ये जो फाइनेंस कमीशन के मेंबर्स हैं, इनकी क्वालिफिकेशन क्या होगी, इनके लिए कंडीशंस क्या होंगी, उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन ने बड़ा सिंपली लिखा हुआ है कि पार्लियामेंट कानून बना के बताएगा। और फिर पार्लियामेंट ने कानून बना के बताया हुआ है कि इनके लिए क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। फाइनेंस कमीशन को बैलेंसिंग व्हील ऑफ द फिस्कल फेडरलिज्म बुलाया जाता है। फिर स्टेट की फाइनेंस कमीशन कौन कॉन्स्टिट्यूट करता है, इसको गवर्नर कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। और हर 5वें साल गवर्नर स्टेट की फाइनेंस कमीशन को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। फिर इसके बाद बात आती है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट के बारे में। इसकी बातचीत करता है आर्टिकल 338। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट में एक होते हैं चेयरपर्सन, एक होते हैं वाइस चेयरपर्सन और 3 होते हैं मेंबर्स। चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन और मेंबर्स, इनके सर्विस और इनका टेन्योर कितना रहेगा वो प्रेसिडेंट डिटरमाइन करता है। और प्रेसिडेंट ने रूल्स बना के बताया हुआ है। करंटली इनको टर्म मिलता है 3 साल का। जब भी ये कोई केस इन्वेस्टिगेट कर रहे होते हैं, तो ये जो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट है, इसको सभी पावर्स होती हैं सिविल कोर्ट वाली। अपॉइंट कौन करता है इन लोगों को, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। इस नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट के केस में ये बेहद इंपॉर्टेंट है। 65th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1990 के थ्रू
नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब नाम की एक बॉडी कॉन्स्टिट्यूट की गई। फिर 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2003 के तहत नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट और नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब दोनों को अलग अलग किया गया। आर्टिकल 338 बात करता है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट के बारे में और आर्टिकल 338A बात करता है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब के बारे में। ये जो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट है ये रिपोर्ट देती है प्रेसिडेंट को और प्रेसिडेंट उस रिपोर्ट को रखते हैं पार्लियामेंट के सामने। अगर स्टेट से रिलेटेड कोई रिपोर्ट है तो ये कमीशन स्टेट के गवर्नर को रिपोर्ट भेजती है और गवर्नर उसको रखते हैं स्टेट के लेजिस्लेचर के सामने में। जितनी भी ऐसी पॉलिसीज़ हैं जो कि शेड्यूल कास्ट को इफेक्ट करेंगी उनमें सेंट्रल गवर्नमेंट इस नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट को कंसल्ट करते हैं। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के लिए सारे फंक्शंस जो कि नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट के लिए करती है उनको एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के लिए भी देखरेख का काम किसका है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट का। फिर बात आती है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब की। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब की बात की गई है आर्टिकल 338A में। किसमें? आर्टिकल 338A में। यही कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हैं। अच्छा, इसका भी कंपोजिशन लगभग सेम है, इसका भी ये जो अपॉइंटमेंट है वो सेम प्रेसिडेंट ही करते हैं, इसके भी कामकाज सेम है। बस फर्क इतना है कि ये जो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट है ये शेड्यूल कास्ट के लिए काम करती है, ये जो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब है ये शेड्यूल ट्राइब के लिए कामकाज करती है। फिर तीसरी है नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस की बातचीत की गई है आर्टिकल 338B में। किस आर्टिकल में बात की गई है? आर्टिकल 338B में। और इसके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट चीज प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, पहले ये स्टैट्यूटरी बॉडी हुआ करती थी, इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया बाय 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2018। बाकी फंक्शन सेम है, बैकवर्ड क्लासेस के लिए जो भी कामकाज है वो देखते ही है और कंपोजिशन भी लगभग सेम है। फिर बात आती है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के बारे में। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल CAG की बातचीत की गई है आर्टिकल 148 में। CAG का टर्म होता है 6/65, 6 years और अप टू 65 years ऑफ एज विच एवर इज अर्लियर। CAG को रीअपॉइंट नहीं किया जा सकता। कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। और अपने ऑफिस में एंटर करने से पहले CAG एक ओथ लेता है। CAG को रिमूव किया जा सकता है सेम एज सुप्रीम कोर्ट का जज। जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव किया जाता है वैसे ही CAG को रिमूव किया जा सकता है। अच्छा, आर्टिकल 148 में तो बात की गई है कि CAG होना चाहिए। आर्टिकल 149 बात करता है कि पार्लियामेंट बताएगा कि CAG की ड्यूटीज़ क्या होती हैं, पावर्स क्या हैं। पार्लियामेंट के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ दी गई है कि CAG की ड्यूटीज़ और पावर्स आप बताओगे। तो आर्टिकल 148 CAG के बारे में बात करता है, आर्टिकल 149 बात करता है कि पार्लियामेंट बताएगा कि CAG की ड्यूटीज़ क्या हैं, पावर्स क्या हैं। और आर्टिकल 150 के तहत CAG प्रेसिडेंट को एडवाइस करता है और बताता है कि सेंटर को और स्टेट को अपने अकाउंट्स को कैसे मेंटेन करना चाहिए। ये जो CAG है इसकी रिपोर्ट्स पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के द्वारा एग्जामिन की जाती हैं। बहुत डिटेल में CAG के बारे में हमने पढ़ा हुआ है, अगर डिटेल में देखना है तो वहाँ जाके पूरा लेक्चर देख सकते हो। यहाँ अपन प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से रिवाइज कर रहे हैं। तो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी CAG की रिपोर्ट्स को एग्जामिन करती है और एक्चुअल में पार्लियामेंट जो है वो इस पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की रिपोर्ट पर डिस्कशन करता है। ये जो CAG है ये सिर्फ पार्लियामेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है और किसी के लिए जवाबदेह नहीं है। CAG अगर चाहे तो प्रॉपराइटी ऑडिट कर सकता है, मतलब विजडम वाला, फेथफुलनेस वाला, सरकार में जो इकोनॉमी है उसकी कैसी सिचुएशन है इसका भी ऑडिट कर सकता है। लेकिन ये CAG के डिस्क्रिशन पे है, कोई ऐसा कॉन्स्टिट्यूशनल दबाव नहीं है। बड़ा इंपॉर्टेंट, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि CAG किसी भी प्राइवेट कंपनी को ऑडिट कर सकता है, ऐसी प्राइवेट कंपनी को जिसमें नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ किया जा रहा है। तो CAG ऐसी किसी भी प्राइवेट कंपनी को ऑडिट कर सकता है जिसमें नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ किया जा रहा है। प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है, CAG स्टेट के रिकॉर्ड्स को कंपाइल करता है, मेंटेन करता है, सेंटर के रिकॉर्ड्स को कंपाइल और मेंटेन नहीं करता है। एक और इंपॉर्टेंट चीज़, CAG की कोई अथॉरिटी नहीं होती सीक्रेट सर्विसेज के केस में, रॉ वगैरह के केस में CAG की कोई अथॉरिटी नहीं होती है। और CAG को पार्लियामेंट में कोई भी मिनिस्टर रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। ऐसा नहीं हो सकता कि CAG एब्सेंट है तो कोई मिनिस्टर उसके बिहाफ पे बातचीत करे, ये नहीं हो सकता। प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से 2-3 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। किस आर्टिकल में बात की गई है? आर्टिकल 148 में। रीअपॉइंट नहीं किया जा सकता। दूसरा, पब्लिक अकाउंट कमेटी CAG की रिपोर्ट्स को एग्जामिन करती है, ये सिर्फ पार्लियामेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है और किसी को जवाबदेह नहीं है CAG। फिर सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि ऐसी प्राइवेट कंपनी जहां पर नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ किया जाता है उनको ऑडिट कर सकता है CAG।
स्टेट के रिकॉर्ड्स को कंपाइल करने का, मेंटेन करने का काम है सीएजी का, लेकिन सेंटर के रिकॉर्ड्स को मेंटेन कंपाइल नहीं करता है सीएजी। सीक्रेट सर्विसेज के केस में कोई अथॉरिटी नहीं है सीएजी की, और कोई मिनिस्टर सीएजी को पार्लियामेंट में रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। और फिर लास्ट में बात आती है स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ के बारे में, जिसकी बातचीत की गई है आर्टिकल 350B में पार्ट 17 में। 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1956 के थ्रू स्टैब्लिश किया गया स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ के ऑफिस को। ये फंक्शन करता है मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के अंडर। अपॉइंट कौन करता है इसे? प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। इसकी एज, इसका टेन्योर कुछ भी मेंशन नहीं किया गया है। इसका हेड ऑफिस कहाँ पर है? दिल्ली में। एक बार बीच में इलाहाबाद में शिफ्ट कर दिया गया था, लेकिन अब वापस से दिल्ली में शिफ्ट कर दिया गया है। 3 रीजनल ऑफिसेज हैं इसके, एक बेलगांव में, एक चेन्नई में और एक तमिलनाडु में। बड़ी सिंपल सी बातचीत है। इसके साथ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ की बातचीत खत्म हो गई। एडवाइजेबल ये है कि ऐसे ही एक पेज लो और एक पेज में ये सारी चीज़ें लिखो, और फिर वो पेज को विजुलाइज करो, 10-15 बार रिवाइज करो, तो आपके दिमाग में सेट हो जाएगा कि अपन क्या बातचीत कर रहे हैं, और बेहद ईजी रहेगा याद करने में। कोई डाउट हो प्लीज़ कमेंट। थैंक यू वेरी मच।